हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट के दो चैप्टर हमारी 11th के बायो के, चैप्टर 21 एंड 22। 21 इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो हमारी बॉडी है वो कंट्रोल होती है दो तरह के सिस्टम से, एक हमारा न्यूरल सिस्टम और दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर हॉर्मोन्स के बारे में बात होगी, जहाँ पर हॉर्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, और यहाँ पर जो न्यूरल सिस्टम है उसके थ्रू हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। ठीक होगी बात। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है उसमें क्या आते हैं, एक सेल्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स हैं सिग्नल को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। पहले डिटेक्ट करेंगे, कोई भी सिग्नल आएगा, कोई भी स्टिमुलस आएगा, उसको डिटेक्ट करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे अगले न्यूरॉन तक। ठीक है, जिस तरह से हमारी बॉडी फिर आगे फंक्शन करती है। ये होगी बात हमारे न्यूरल सिस्टम की। और एंडोक्राइन को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पर देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब कि वैसा प्रोसेस जहाँ पर एक या दो ऑर्गन्स, एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो पूरा कोऑर्डिनेट करता है, जिस वजह से सबसे पहले हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, जहाँ से कुछ टॉपिक्स हमारे क्लियर होंगे जो कि हमें आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है जी बात। उसके पहले अगर आपने अभी तक भी वानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे 12th क्लास के जो क्वेश्चंस रहते हैं अभी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है अभी, तो उतना टाइम नहीं है कि एक एक चैप्टर की वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँ आपके लिए, और आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा इतनी सारी वीडियोस देखना। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक या दो वीडियोस में आपके सारे 12th के बायोलॉजी के जो MCQs हैं वो मैं कवर करवा दूँ, ताकि आपका जो सिलेबस है बायो का वो कवर हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा बायो से 60 मार्क्स आपके बनेंगे, लगभग 25 से 30 आपके 11th की बायो से आ सकते हैं, और उतने ही आपके 12th की बायो से आ सकते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11th की बायो भी और 12th की बायो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं वैसा सोच रही हूँ। अगर आपको ये आइडिया सही लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ, इस तरह से वीडियोज़ आप लेकर आइए। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं अभी हमारे न्यूरॉन के डायग्राम पर। ओके, तो ये है हमारे पास किसका स्ट्रक्चर? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। और जो हमारा न्यूरॉन है इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किसकी? हमारे नर्वस सिस्टम की। ठीक है, जैसे किडनी में स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या थे? हमारे पास नेफ्रॉन थे। यहाँ पर क्या है? हमारे पास न्यूरॉन है, हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। ठीक है, पार्ट्स देखेंगे, सबसे पहले आएगा हमारे पास डेंड्राइट। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास? डेंड्राइट है। अब यही जो डेंड्राइट है, ये जैसे यहाँ पर कोई सिग्नल पड़ा हुआ है, इस सिग्नल को जो डेंड्राइट हैं वो डिटेक्ट करते हैं। जो कोई सिग्नल है उसको डेंड्राइट डिटेक्ट करते हैं। फिर आती है हमारी सेल बॉडी। ठीक है, फिर आती है हमारी सेल बॉडी। फिर इन्होंने इस स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, सेल बॉडी में सिग्नल आ गया। देन जो सिग्नल है वो जाता है हमारे एक्सोन में। ठीक है, दिस इज़ एक्सोन। फिर जो सिग्नल है ये जाएगा हमारे एक्सोन में। ठीक, फिर सिग्नल यहाँ से यहाँ होते हुए एंड में पहुँच जाएगा हमारे पास जो एक्सोन का टर्मिनल है वहाँ पर। यहाँ पर ये कुछ लोब्स आप देख रहे हो, इन लोब्स को बोलते हैं साइनेप्टिक लोब। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक लोब। ठीक है, और इसके बाद एक और जो हमारा न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो हमारे दो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच के स्पेस को हम बोलते हैं साइनैप्स। जैसे हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, रफ सा डायग्राम बना रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये इसकी एक्सोन और ये साइनेप्टिक लोब कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। फिर एक और न्यूरॉन यहाँ पर पाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं तो समझ लो ये कोई दूसरा न्यूरॉन है। अब सिग्नल यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, कोई सिग्नल आया, कोई स्टिमुलस आया, यहाँ पर सिग्नल जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, डेंड्राइट्स ने सिग्नल को लिया। फिर इस तरह से जो सिग्नल है वो कंडक्ट होता है इसकी बॉडी में, जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट होती है। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास साइनेप्टिक लोब है, यहाँ पर कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये दूसरे जो न्यूरॉन है उसके नज़दीक में रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो अगेन दूसरा जो न्यूरॉन है वो उन सिग्नल्स को लेता है। इस तरह से जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिशन उसकी होती है।
ठीक। अब ये जो दो न्यूरॉन है हमारे पास, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है, या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं हम हमारे न्यूरॉन में, ठीक है। अब सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, एक्सोन है, ये है हमारे पास माइलिन शीथ। क्या है? माइलिन शीथ। और कुछ सेल्स होते हैं, जैसे ये जो सेल्स हैं ना, इनका नाम होता है, सेल्स का नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो सेल्स होते हैं इनका नाम होता है श्वान सेल्स। इन सेल्स में एबिलिटी होती है कि वो माइलिन शीथ बनाएं, ठीक, क्या करें? माइलिन शीथ बनाएं। और ये है हमारे पास दो माइलिन शीथ के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक। और ये एक्सोन का टर्मिनल है एंड देन एंड में साइनैप्स। तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब जो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसके पार्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर हमारे लिए। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंडर क्या क्या आता है? जैसे सेंटर में हमारे पास क्या है? ब्रेन है, ब्रेन और साथ में हमारी स्पाइनल कॉर्ड, क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें सारी जो नर्व्स हैं वो आती हैं। वो नर्व्स जो हमारे सीएनएस से कनेक्ट होती हैं, यानी कि हमारी स्पाइनल नर्व्स और हमारी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स पूछ जाते हैं कितनी होती हैं, तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर। कितने? 12 पेयर होते हैं, ठीक। अब ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको भी आगे 3 नर्वस सिस्टम में या फिर 3 न्यूरल सिस्टम में डिवाइड किया गया है, वो भी देख लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, और तीसरा विसरल न्यूरल सिस्टम। इतना देख लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे डिवाइड होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक, और तीसरा फिर हमारा विसरल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब जो ऑटोमेटिक है उसके भी आगे, ऑटोनॉमिक जो है इसके भी आगे 2 पार्ट हैं। एक है सिंपैथेटिक, और अलग से लिख देती हूँ, सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये ऑटोनॉमिक जो न्यूरल सिस्टम है वो डिवाइड होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, ठीक होगी। इतना क्लियर हो गया। अब चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चलो, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, जून में भी 23 में भी पूछा गया, दिसंबर 22 में भी पूछा गया। तो 2 न्यूरॉन्स के बीच का गैप, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का गैप इज साइनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ब्रेन के पार्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है, और कौन सा ब्रेन का पार्ट क्या कंट्रोल करता है वो देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो पार्ट्स ऑफ ब्रेन देख लेते हैं। और ब्रेन किसका पार्ट है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक। अब ब्रेन जो है उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्रोजेनसेफेलॉन भी, प्रोजेनसेफेलॉन भी, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। अब इसके भी, इसके अंदर क्या क्या आता है? पहला इसमें आएगा हमारे पास सेरिब्रम। क्या आएगा? सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक, जिसमें भी आगे आउटर और इनर सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट।
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट पार्ट कौन है ब्रेन में हमारे, तो सेरिब्रम है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में पाए जाते हैं हमारे पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, थाइमस और हाइपोथैलेमस। अब ये देखेंगे कि जो थैलेमस है वो क्या काम करता है। जो हमारा थैलेमस है उसको हम मोटर एंड सेंसरी रिले सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे मोटर और सेंसरी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जबकि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये हीट टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जो हमारा ईटिंग और ड्रिंकिंग है उसको भी रेगुलेट करता है। और इसमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ हार्मोन्स जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो सिक्रेट करता है, जैसे हमारा एडीएच हमने पीछे पढ़ा था, और हमारा ऑक्सीटोसिन। एडीएच इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा था, और ऑक्सीटोसिन अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, हार्मोन्स अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन देखते हैं। जैसे हमने फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन कहा, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन। ठीक है, मेसन मतलब मिड और सेफेलॉन मतलब कि ब्रेन। अब ये जो मेसेंसेफेलॉन है ये हमारे डायनसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 लोब्स होती हैं। कितनी लोब्स? 4 लोब्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा। क्या बोलते हैं 4 लोब्स को? कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो ना, ये 4 लोब्स, इस तरह से रफ डायग्राम मैंने बना दिया। 4 लोब्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री। क्वाड्री का मतलब ही 4 होता है। ठीक, साथ में यहाँ पर एक सेरिब्रल एक्विडक्ट जो होती है वो भी यहीं से पास होती है। ठीक है, और ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है इसमें से जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो फ्लो करता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, और इस फ्लूइड का क्या काम है? हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक, क्योंकि जैसे हमारी बाकी भी ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट है, किडनी, उनके बाहर एक फ्लूइड पाया जाता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी ऑर्गन्स के लिए। तो यहाँ से वो डक्ट पास होती है जिसमें से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, ये इतनी सी बात है हमारे मिड ब्रेन की। चलो, इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है जी, हाइंड ब्रेन को हम बोलते हैं रोम्बनसेफेलॉन। ठीक है, फोर ब्रेन को हमने बोला प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन को रोम्बनसेफेलॉन। ठीक, इसके पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स। पहला इज पोन्स। ठीक है, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, कैसे याद रखोगे आप इसको याद रखो कैसे? पीसीएम पढ़ते हैं ना 12th में, तो पीसीएम, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, 3 चीज़ें होंगी। जो पोन्स है इसका क्या काम है? जो पोन्स है ये स्लीप एंड रेस्ट को रेगुलेट करता है, जो हमारा पोन्स है वो। ठीक, दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है इज सेरिबेलम, जो हमारा पोस्चर और बैलेंस है इसको मेंटेन करता है। पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ मेडुला। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हमने पीछे बहुत पढ़ा, जो हमें रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन की रेगुलेशन में। ठीक है, वॉमिट सेंटर भी है ये। जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको भी जो हमारा मेडुला है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए हमारे ब्रेन के, सभी हमने पढ़ लिए। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। यस,
पोस्चर एंड बैलेंस, बताओ मुझे पोस्चर एंड बैलेंस कौन सा पार्ट कंट्रोल करता था? ये कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिब्रम और बेलम में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बेलम है वो हाइंड ब्रेन में है और सेरिब्रम जो है ये हमारे फोर ब्रेन में है, सबसे बड़ा पार्ट। देयर आर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं? क्रेनियल नर्व्स हमें देखने को मिलती है 12 पेयर्स, 12 पेयर्स। ब्रेन रेस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर, अभी बताया रेस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर है हमारा मेडुला। कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई वेयर द ऑप्टिक नर्व पास आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड। अब जो हमारा सिलेबस है वो कट गया है एनसीईआरटी का, तो इस चैप्टर में सिर्फ हमारा जो नर्वस सिस्टम है वहीं तक है, आगे का आई और ईयर वाला जो पार्ट है वो नहीं है। बट क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। वैसे अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो शायद क्वेश्चन ना आए, क्योंकि अगर आपका जो एचपी बोर्ड है वो फॉलो करता है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस को, तो आई और ईयर से क्वेश्चन नहीं आएगा अगर 11th-12th का वो फॉलो करते हैं तो, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वर्टिब्रेट आई का वो रीजन जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है पास होती है रेटिना से, उसको हम बोलते हैं हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज़ द राइट वन। पोन्स इज़ अ पार्ट ऑफ, अभी पढ़ लिया पोन्स किसका पार्ट है? पीसीएम। पीसीएम पी हाइंड ब्रेन, यस हाइंड ब्रेन। मेन हियरिंग पार्ट ऑफ ईयर, जो हमारा कान होता है उसका मेन हियरिंग पार्ट होता है कॉक्लिया, ठीक है। ये भी सिलेबस में अभी नहीं है ईयर वाला पार्ट भी। कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द आई इज़, अब ये सारी ही आई की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन, जो आई बॉल होती है ना उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। फिर आता है कैटरेक्ट, ठीक है। जो कैटरेक्ट है आपने सुना होगा मोतियाबिंद, है ना, जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, वाइटिश हो जाता है, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। ग्लूकोमा जो है वो होता है जो ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी आई से निकलती है, उसकी डैमेज की वजह से ग्लूकोमा होता है, ठीक है। तो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज। रेस्पिरेशन कहाँ से कंट्रोल होती है? बहुत बार पढ़ लिया, जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर था वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कहाँ से कंट्रोल होती है, तो ये होती है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, शुरू में पढ़ा हमारा न्यूरॉन। चलो, कौन सा न्यूरॉन का पार्ट है जहाँ से इम्पल्स रिसीव होती है? शुरू में बताया था मैंने, जो हमारा न्यूरॉन है उसका पार्ट इज़ डेंड्राइट, यहाँ पर नर्व इम्पल्स जो है वो रिसीव होती है। ओके, कौन सा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट थे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और हमें पता है ब्रेन में ही पाया जाता है हमारा सेरिबेलम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया हमारे जो क्रेनियल नर्व्स हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो। सेंटर फॉर कंट्रोलिंग हंगर एंड थर्स्ट, हंगर और थर्स्ट को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? इट इज़ हाइपोथैलेमस। बताया था मैंने, जो ईटिंग और ड्रिंकिंग रेगुलेशन है वो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक होगी बात। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। न्यूरल सिस्टम पढ़ लिया, अब हम इसमें पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वहाँ पे हमें पता है जो हॉर्मोन्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और हॉर्मोन्स होते क्या हैं? हॉर्मोन्स क्या हैं? ये केमिकल्स हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं डायरेक्ट ब्लड में, ठीक है। ब्लड में रिलीज होते हैं क्योंकि कोई भी डक्ट्स नहीं होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास, इसलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक। और बिल्कुल ट्रेस अमाउंट्स में ये जो हॉर्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि दीज आर स्पेसिफिक, ठीक है। चलो शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर हॉर्मोन्स ही पूछे जाते हैं आपसे मेनली, ठीक है। कुछ हॉर्मोन्स हैं जो आपको लगभग हर बार रिपीट होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन कोज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। अब जब बेबी की डिलीवरी होती है तो यूटेराइन जो मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किस हार्मोन की वजह से? तो ये हार्मोन इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये रिलीज़ कहाँ से होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन ये रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से। रिलीज़ हाइपोथैलेमस से होता है, बट स्टोर कहाँ पर होता है?
स्टोर होता है हमारी पिट्यूटरी में, इसको नहीं भूलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझना कि जो ऑक्सीटोसिन ओवरी से रिलीज़ होगा, तो ऐसा नहीं है। ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलीज़ होता है हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से और स्टोर होता है हमारी पिट्यूटरी में, ठीक है। किस में हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन? जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लाता है पार्चुरेशन के टाइम पर, साथ में मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब ये तो एक हार्मोन हो गया जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। दूसरा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और पिट्यूटरी में स्टोर होता है, दैट इज़ ADH, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, है ना, जो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, जो हमने किडनी वाले चैप्टर में पीछे पढ़ लिया था, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है? डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? देख लो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करता है हमारा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब जो फीमेल ओवरीज़ हैं कितनी? एक पेयर होती हैं, हमारी एब्डोमिनल कैविटीज़ में पाई जाती हैं फीमेल में। और ये जो ओवरीज़ हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल के केस में, क्योंकि यहाँ से ओवा भी प्रोड्यूस होते हैं, जो गैमीट्स हैं फीमेल गैमीट्स हैं, साथ में फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो भी यहीं से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दो मेन हार्मोन्स जो ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक होगी बात। अब सभी ने आपने ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये उन्हीं ओवेरियन फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किससे? ओवेरियन फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है फीमेल के केस में, क्योंकि इसी की वजह से जो सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल में वो मैच्योर होते हैं, जो पिच है वो भी लड़कियों की हाई हो जाती है, हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ये सब किस वजह से है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसी की वजह से। दूसरा आ गया हमारा प्रोजेस्टेरॉन। जब जो ओवेरियन फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाता है, उसमें से ओवा जो है वो निकल गया, ठीक है, ओवरी से रिलीज़ हो गया। अब वहाँ पर जो फॉलिकल्स हैं वो रह गए, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करता है हमारा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे ओवरीज के जो दो हार्मोन्स हैं, ये भी हमने यहाँ पर कवर कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, डैश हार्मोन प्लेज अ पाइवटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो यही आ गया हमारा ऑक्सीटोसिन, यहीं पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो बात कर ली हमने ओवरीज के बारे में, साथ में जो टेस्टीज हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, यहाँ से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे फीमेल में जो ओवरीज हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल के केस में दीज आर टेस्टीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस भी होती है, स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होते हैं, साथ में जो मेल सेक्स हार्मोन है, जो मेनली टेस्टोस्टेरोन है, वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसीलिए दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ मेल। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। साथ में वहाँ पर कुछ साइड में इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। यहाँ से ये जो हार्मोन है ये रिलीज़ होता है, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है विच इज़ मेल सेक्स हार्मोन्स, जो रिस्पॉन्सिबल है सारे मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक होगी बात। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, नेम द ग्लैंड विच सिक्रीट एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन कौन सी ग्लैंड हमारी सिक्रीट करती है? ये सिक्रीट होता है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। रीनल क्या बताया था? रीनल शब्द मतलब कि किडनी, ठीक है। किडनी के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जैसे ये किडनी है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है एड्रीनल। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं आगे, जैसे देखो ये है ना, ये एड्रीनल ग्लैंड है, इसके दो पार्ट हैं। बाहर वाला इज़ एड्रीनल कोर्टेक्स, बाहर वाले रीजन को हम हमेशा कोर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले को हम बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला। अब ये जो हार्मोन है हमारे पास एमरजेंसी हार्मोन, जिसको हम एड्रीनैलिन हार्मोन भी बोलते हैं,
एड्रीनैलिन या फिर नोर एड्रीनैलिन या फिर आप बोल लो इसको एपिनेफ्रिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन, ये रिलीज़ होते हैं हमारे एड्रीनल मेड्यूला से। कहाँ से? मेड्यूला से रिलीज़ होते हैं, जो हमारा इमरजेंसी हार्मोन है वो, ठीक। और इनको हम कैटेकोलेमाइन्स भी बोलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, वहाँ पर है ये कैटेकोलेमाइन्स भी हम इन हार्मोन को बोलते हैं, ठीक है। साथ में फाइट फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। जब इमरजेंसी के केस पे ये हार्मोन काम करता है, जैसे अचानक से हम किसी चीज़ से डर गए, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है, तो वहाँ पर ये हार्मोन जो है वो काम करता है, ठीक है। फिर जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स है, वहाँ से भी कुछ हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। उसके भी हमारे फिर आगे 3 जोन्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलोटा, रेटिकुलैरिस। आगे क्वेश्चन है शायद, वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे हम। अभी आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैटेकोलेमाइन्स आ गया है ना। कैटेकोलेमाइन्स मैंने बता दिए, एड्रीनैलिन और नोर एड्रीनैलिन एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज़ होते हैं। चलो, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन वेमेन इफ प्रेगनेंसी अकर। अगर प्रेगनेंसी होती है तो कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है, तो ये हार्मोन होता है हमारा HCG। कौन सा हार्मोन? HCG। फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है, ये अगर प्रेगनेंसी होती है तो जो हमारा प्लेसेंटा बनता है वो वहाँ से ये सिक्रेट होता है, ठीक है। इसलिए जो टेस्ट है, जो UPT टेस्ट होता है, वहाँ पर भी जो ये हार्मोन है इसको चेक किया जाता है, या फिर जो ब्लड टेस्ट होता है वहाँ पर भी जो हार्मोन है HCG, इसकी टेस्टिंग होती है, फिर कंफर्म किया जाता है दैट द पर्टिकुलर वुमेन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। ओके। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। इंसुलिन जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? हमारे पेनक्रियाज से। अब पेनक्रियाज से और भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो भी हम देख लेंगे। जो हमारा पेनक्रियाज है वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, जो हमारे, जिनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लगभग 1 से 2 मिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और तीसरे हमारे डेल्टा सेल्स, ठीक। जो अल्फ़ा सेल्स हैं ये हार्मोन एक सिक्रीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागन, ठीक है। अब ये जो ग्लूकागन हार्मोन है ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ठीक है। ब्लड शुगर को ग्लूकागन जो है वो बढ़ाता है। जबकि जो हमारा बीटा सेल्स हैं वो दूसरा हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? जो ब्लड शुगर है उसको कम करना। अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करना। और अगर हमारी जो बीटा सेल हैं वो इनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, उस वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, तो हमें बाहर से जो इंसुलिन है वो देना पड़ता है उस पर्टिकुलर पर्सन को। तीसरा आ गया हमारा डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल जो हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ये दोनों के काम को रेगुलेट करता है, अल्फ़ा सेल के काम को भी और बीटा सेल्स के काम को भी रेगुलेट करता है। तो ये तीनों हार्मोन जो हैं जो हमारे जो पेनक्रियाज हैं वहाँ से रिलीज़ होते हैं, ठीक होगी बात। और जो हमारा पेनक्रियाज है, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका काम एक्सोक्राइन काम भी है, क्योंकि ये पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज़ करता है, साथ में इसका काम एंडोक्राइन भी है क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया पेनक्रियाज का। चलो आगे देख लेते हैं मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं? मास्टर है हमारे पिट्यूटरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका भी कोई मास्टर है, पिट्यूटरी का भी मास्टर है, मास्टर ऑफ मास्टर। इसका मास्टर कौन है? इसका मास्टर है हाइपोथैलेमस, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसके काम को रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी के हार्मोन्स देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ गया तो पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला हार्मोन है हमारे पास प्रोलैक्टिन। लैक्टिन शब्द, लैक्टिन मिल्क में हम यूज़ करते हैं, तो ये मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, मिल्क सिक्रीशन में। और जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
दूसरा आ गया हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पूरा लिख दूं क्या, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। जो मेलानिन क्या है, मेलानिन एक पिगमेंट है जो हमारे जो स्किन कलर है उसके पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जिस इंडिविजुअल में ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उसका जो स्किन कलर है वो उतना डार्क होगा, ठीक है, ज़्यादा पिगमेंटेड उसकी स्किन होगी, तो उसको कंट्रोल करता है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तीसरा आ गया हमारे पास TSH, T फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है ये। अगला आ गया हमारे पास FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। पांचवा आ गया हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है कि तुम मेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करो, ठीक है। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट हार्मोन इज़ सिक्स्थ वन ना, ओके, ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो हमारा एड्रीनल कोर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट करता है। फिर लास्ट आ गया हमारा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए बच्चों में तो जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म बच्चों में, ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो। अगर बच्चों में कम हो जाए ड्वार्फिज्म, बच्चा जो है वो छोटा ही रहेगा, जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन बड़ों में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेगली, एक्रोमेगली या फिर एक्रोमेगैली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है हमारे पिट्यूटरी के। साथ में हमने देखा कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है ये भी जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है यहीं पर स्टोर होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्स नर्वोसा पार्ट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट है, वहाँ पर ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन स्टोर होते हैं। रिलीज तो हाइपोथैलेमस से होते हैं बट स्टोर यहाँ पर होते हैं, ठीक होगी बात। अब ये जो सारे हार्मोन्स हैं इसमें से सिर्फ जो हमारा MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बनाता है हमारा पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये पीछे रह गया ये बताना मुझे कि जो हमारी पिट्यूटरी है उसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स होंगे, पार्स डायस्टैलिस और दूसरा पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो इंटरमीडिया से सिर्फ MSH रिलीज़ होता है, बाकी जितने भी हैं सब पार्स डायस्टैलिस से रिलीज़ होते हैं 6 हार्मोन, ठीक है। जबकि जो हमारा हाइपोफाइसिस के अलावा जो पिट्यूटरी का दूसरा पार्ट है दैट इज़ न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, वहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है वो स्टोर होते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया पिट्यूटरी का। चलो क्वेश्चन तो देख ही लिया था। कौन सा हार्मोन है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, दो हार्मोन थे ब्लड शुगर लेवल के केस में, जो बढ़ाता है इट इज़ ग्लूकागन, घटाता है इंसुलिन। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड से। अब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, सबसे बड़ी हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब जो हार्मोन्स हमारी थायराइड ग्लैंड है वो रिलीज़ करती है जिनको हम बोलते हैं आइडोथायरोनिन्स, ठीक है, जिसमें भी दो आते हैं T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, T4 को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। एक तो हार्मोन ये हो गया हमारी थायराइड का। एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। जो TCT है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है,
ठीक है। टीसीटी जो है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन। ओके। और एक हार्मोन होता है जिसको हम हाइपर कैल्सीमिक बोलते हैं, जो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, उसका नाम होता है पैराथॉर्मोन, जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है। ठीक है। ये था हाइपो जो कैल्शियम लेवल को कम करेगा, एक होती है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन जिसका नाम होता है पैराथॉर्मोन, जो हमारी थायराइड के पीछे ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है पैराथॉर्मोन, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, जबकि यहाँ पर जो कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है दैट इज़ थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक। अब जो थायरॉक्सिन है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, यानी कि हाइपर सिक्रीशन हो जाए, तो एक डिजीज़ हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़। क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज़। इसको हम एक्सोथैल्मिक गोइटर भी बोलते हैं। जो ग्रेव डिजीज़ है इसको हम बोलते हैं एक्सोथैल्मिक ठीक है। जो आइज़ हैं पेशेंट की वो भी बाहर की तरफ आने लगती हैं, एक्सोथैल्मिक गोइटर, इसलिए इसको हमने बोला। ठीक है। बीएमआर जो है वो भी बढ़ जाता है, उस वजह से वेट लॉस भी इंडिविजुअल का उसका हो जाता है। अब ये तो हाइपर सिक्रीशन। अगर हाइपो सिक्रीशन हो, हाइपो मतलब कम सिक्रीशन हो गई अगर थायरॉक्सिन की, तो डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म। ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चे में हो सकती है और उस बच्चे को हम बोलते हैं फिर क्रेटिन बेबी। बच्चे को क्या बोलते हैं? बच्चे को बोलते हैं क्रेटिन बेबी। ठीक है। ये जो बच्चा होगा इसकी ग्रोथ भी स्टंटेड होगी, मेंटली रिटार्डेड भी बच्चा हो सकता है, इसका आईक्यू भी कम होगा। ठीक। और थायरॉयडिज्म से एक और डिजीज़ हो सकती है जिसको हम सिंपल गॉइटर भी बोलते हैं, है ना। आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो होती है, T3 और T4 की डेफिशिएंसी से होती है, उससे जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड है उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है ना। एक और डिजीज़ का नाम यहाँ पर दिया गया है विच इज़ मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा क्या होता है? उससे स्वेलिंग हो जाती है जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं और एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उनकी। ठीक। इतना क्लियर हो गया, इससे हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड है वो भी कवर हो गई। ओके। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, इट इज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय द। ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो बाकी हार्मोन रह गए थे हमारी एड्रीनल के, एड्रीनल कोर्टेक्स के। ठीक है। कोर्टेक्स से सिक्रीट होता है ये। ठीक है। एड्रीनल कोर्टेक्स में भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा पहले वाला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखती हूँ जोना फेसिक्युलेटा, और तीसरा रेटिक्युलरिस। 3 पार्ट्स इसके अंडर आते हैं। ठीक है। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये रिलीज़ करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक होगी बात। अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है हमारे पास एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? बॉडी में आयनिक बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करना। ठीक है। ग्लूको मतलब कि जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करेगा, जबकि जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं ये रिलीज़ करते हैं एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। जो एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और जो फेशियल हेयर हैं उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड था वो भी क्लियर हो गया। ओके। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रिलीज़ होते हैं। साथ में अगर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। और साथ में मुझे ज़रूर बताना कि 12th की वीडियोस जो हैं वो 1 या 2 वीडियो में सारी 12th के MCQs मैं कंप्लीट करवा दूँ या फिर नहीं। ठीक है जी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।